हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ अस्थमा में हम तीन टाइप्स इसके देखेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, उसके बाद दोनों में तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी थी कि किस तरीके से अस्थमा होता है और क्या डिफरेंस होता है। ये आप देखो, एक बार रिवीजन करते हैं शॉर्ट सा कि म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है और जो रिक्रूटमेंट है सेल्स का, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है उनका रिक्रूटमेंट, यानी कि वो आ जाते हैं उस ब्रोंकियल लाइन में। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन होता है, इसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है, इसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, और ये बहुत एक्यूट रिएक्शन होता है। अगर बहुत ज्यादा एक्यूट रिएक्शन हुआ तो हम उसे स्टेटस अस्थमैटिकस बोल देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है अस्थमा का, उसमें हमें उसके टाइप्स भी लिखने हो सकते हैं, टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। तो हम टाइप्स देखते हैं। तो एक्सट्रेंसिक अस्थमा होता है, इंट्रांसिक अस्थमा होता है और मिक्स्ड टाइप होता है। ठीक है, एक्सटेंसिक अस्थमा लग रहा है कि कुछ बाहर की चीज है, तो ये एलर्जी से रिलेटेड एसोसिएटेड होता है। कोई ना कोई पॉलन या फिर डस्ट जो है इसके लिए पॉजिटिव फैक्टर होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है और आईजीई मीडिएटेड होती है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा प्रेजेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में मिलता है, चिल्ड्रन पॉपुलेशन में या फिर अर्ली एडल्टहुड में, है ना, मतलब एडोलसेंट ग्रुप में मिल सकता है। ठीक है, इंट्रांसिक अस्थमा में कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर दिक्कत है, तो ये ड्रग एसोसिएटेड होता है, मोस्ट कॉमनली एस्पिरिन से रिलेटेड होता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। मिक्स्ड में दोनों तरह के मिल सकते हैं, तो मिक्स्ड की ठीक। फटाफट से एक्सट्रेंसिक या फिर सॉरी एटोपिक अस्थमा के बारे में हम जानते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ये जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा होता है, मैंने बता चुका है, इनिशिएटिंग इन चाइल्डहुड और अर्ली एडल्टहुड में मिलता है। एसोसिएटेड विद एलर्जी से एसोसिएटेड होता है, राइनाइटिस, अर्टिकेरिया या इन्फेंटाइल एक्जिमा। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंटल एलर्जेंस जैसे कि हाउस डस्ट, माइट्स, पॉलन्स, पैट डेंडर एंड मोल्ड्स इज हॉलमार्क फीचर होता है। मतलब कुछ ना कुछ आप हिस्ट्री लोगे तो पता चलेगा कि वो जो डस्ट है, डस्ट से उसको क्या आता है, डस्ट से जो है वो उसको नाक में से पानी आने लगता है, तो राइनोरिया होता है। या फिर एलर्जिक राइनाइटिस जिसे हम बोलते हैं। अर्टिकेरिया होता है, ठंड के समय में आपको देखो कि रेड कलर के पूरे लीजन्स बन जाते हैं, थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है और बहुत तेज खुजाल चलती है उसमें। ठीक है, तो सिट्रिजिन देते हैं अर्टिकेरिया में। ठीक है, तो ये सब चीजें हिस्ट्री में हमको मिलेंगी। इम्यूनोलॉजिकली बात करें तो इम्यूनोलॉजिकल मैंने बताया कि मीडिएटेड बाय आईजीई, इन सीरम हमें एलिवेटेड मिल सकते हैं, आईजीई के लेवल्स मिलेंगे। पॉजिटिव स्किन टेस्ट मिलेगा इंडिकेटिंग सेंसिटाइजेशन टू स्पेसिफिक एलर्जेंस। ठीक है, पॉजिटिव स्किन टेस्ट मिलेगा। Allergic response in extensive asthma is mediated by IgE1 mediated type 1 hypersensitivity reaction and involve acute immediate और late phase reactions होती हैं। ये type 1 hypersensitivity reactions से associated होता है और इसमें एक acute phase होता है और एक late phase होता है। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्यूट फेज में क्या होता है और लेट फेज में क्या होता है। तो एक्यूट फेज में हम अगर बात करें तो एक्यूट फेज में हमें मेनली एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का रिलीज हमें देखा था कि बहुत सारे वो IL-5 IL-4 निकल रहा था। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर का रिलीज और एंटीबॉडीज बन रही थी। और लेट फेज रिएक्शन में हमने देखा था कि रिक्रूटमेंट हो रहा था, जो मास सेल है वो अगली बार और ज्यादा वो स्ट्रांग होकर के और एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। एक बार पढ़ लेते हैं किताब क्या कह रही है। तो किताब ये कह रही है भाई कि जो acute immediate response है, IgE sensitized mast cells release various mediators such as histamine, leukotrienes, prostaglandins, platelet activating factor and chemoattractive factors leading to bronchoconstriction, mucosal edema। edema कैसे हुई, उनका रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर वो स्वेलिंग होने लगी। म्यूकस हाइपर सिक्रीशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ eosinophils, ये हमने कल देखा था। लेट फेज रिएक्शन में फर्दर रिक्रूटमेंट होता है, और ज्यादा सेल्स आते हैं और वो बुलाते हैं कि भैया और लड़ाई करनी है हमको। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्सासर्बेटिंग द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन टिश्यू इंजरी। बहुत छोटा छोटा लिखना है। एक्यूट फेज में रिलीज होता है और अर्ली रिक्रूटमेंट होता है, लेट फेज में फर्दर रिक्रूटमेंट होता है, तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद एक्यूपेशनल अस्थमा जो होता है, ट्रिगर्ड बाय एक्सपोजर टू वर्कप्लेस इरिटेंट्स सच एज फ्यूम्स, गैसेस, ऑर्गेनिक डस्ट एंड केमिकल्स, इज कंसीडर्ड अ वेरिएंट ऑफ एक्सटेंसिक अस्थमा का वेरिएंट है। ऑक्यूपेशनल जो अस्थमा होता है वो हम एक्सटेंसिक अस्थमा का वेरिएंट मानते हैं, क्योंकि वो बाहर की चीजों से हो रहा है। ठीक है, बाहर की चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है,
अब आते हैं हम इंट्रिंसिक या इडियोसिंक्रेटिक या फिर नॉन एटोपिक अस्थमा के बारे में। इसमें बाहर का कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? डेवलप्स लेटर इन एडल्ट लाइफ में प्रेजेंट होगा, एसोसिएटेड विद नेजल पॉलिप, सेम्टर ट्रायल से एसोसिएटेड होता है। इंपॉर्टेंट है ये, क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। नो पर्सनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, नेगेटिव स्किन टेस्ट एंड नॉर्मल आईजीई लेवल्स। आईजी लेवल्स हमें नॉर्मल मिलेंगे। ऑफन ट्रिगर्ड बाय वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। सम पेशेंट्स में डेवलप हाइपरसेंसिटिविटी ड्यू टू ड्रग्स, पर्टिकुलरली एलर्जी, है ना। एक कॉमन वो होता है कि भाई एस्पिरिन जो है उससे ड्रग एलर्जी भी हो सकती है, एसोसिएटेड विद ड्रग एलर्जी, ठीक है। नेजल पॉलिप, सेम्टरट्राइड। क्या होता है सेम्टरट्राइड? तो सेम्टरट्राइड का मैं बता देता हूँ, तीन चीजें होती हैं। अस्थमा पढ़ रहे हैं, अस्थमा हो गई। एस्पिरिन का मैंने बोला, एस्पिरिन होता है। और इन्होंने बोला नेजल पॉलिप, तो ये नेजल पॉलिप इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू आता है, सेम्टरट्राइड क्या होता है? SAMTER, सेम्टरट्राइड, ठीक है। इतने ही है। नॉर्मल आईजी लेवल्स मिलेंगे इंट्रिंसिक वाले में, इडियोसिंक्रेटिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, सेम्टोट्राइड को आप याद कर सकते हो, सेंटर्स से भी कर सकते हो, नॉर्मली भी याद कर सकते हो। भाई नेजल पॉलिप अस्थमा में मिलता है, बस ये याद रखना है, एस्पिरिन और अस्थमा, एस्पिरिन और नेजल पॉलिप, है ना। NAS से याद कर लो, अस्थमा और एस्पिरिन सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। ये तीन चीजों अगर हमें मिलेंगी, कॉमन है एक पेशेंट में, तो सेम्टोट्राइड आ जाएगा वो, ठीक है। मिक्स्ड टाइप, a patient exhibiting mixed features of both extrinsic and intrinsic asthma, दोनों के फीचर्स मिलेंगे। एलर्जिक कंपोनेंट स्ट्रॉन्गर इन दोज डेवलपिंग अर्ली लाइफ में होगा तो वो एक्सटेंसिक के ज्यादा फीचर्स आएंगे, लेट लाइफ में प्रेजेंट करेगा तो इंट्रेंसिक के ज्यादा फीचर्स आएंगे। एलर्जिक कंपोनेंट स्ट्रॉन्गर इन डेवलपिंग अर्ली लाइफ और नॉन एलर्जिक कंपोनेंट स्ट्रॉन्गर इन लेट ऑनसेट। ट्रिगर्स इंक्लूड कोल्ड, एक्सरसाइज और इमोशनल स्ट्रेस। कोल्ड का हमेशा क्यों ध्यान रखा? क्योंकि कोल्ड वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाती है, ठीक है। चलो, अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और जो क्लिनिकल फीचर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो सीरीज है सीओपीडी में जो 5 डिजीजेज आती हैं, उसमें जो लास्ट वाली है स्मॉल एयरवे डिजीज है, लास्ट वाली डिजीज, उसकी जो वीडियो रहेगी उसमें आपको पूरा सीओपीडी के नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको चैनल को तब तक क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने कलीग्स को, दोस्तों को भेजना है और शेयर करना है इसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।